हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये एक बहुत ही सुंदर पोएम है और इसको हम लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही साथ इसको एनालाइज करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए पोएम को शुरू कर लेते हैं। पोएम को शुरू करने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हमें जान लेना काफ़ी आवश्यक है। तो यह पोएम 1802 यानी कि 1802 में लिखी गई थी और इसको पहली बार 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में प्रकाशित किया गया था। अब शुरू करते हैं हम अपनी पोएम को। पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले इसके कुछ बैकग्राउंड फैक्ट के बारे में भी हमें समझना बहुत आवश्यक है। तो बेसिकली द वर्ल्ड इज टू मच विद अस एक पेट्राचन सोनेट है, ठीक है, जिसमें एक 8 लाइन का ऑक्टेव तथा 6 लाइन का एक सेस्टेट होता है, ठीक है, जिसमें वर्ड्सवर्थ पहली औद्योगिक क्रांति के दौरान लोगों के आध्यात्मिक पतन यानी कि स्पिरिचुअल डिके की आलोचना करते हुए हमें प्रतीत होते हैं, क्योंकि लोग भौतिकवादी हो गए हैं, मटेरियलिज्म में पूरे तरीके से संलिप्त हो गए हैं। द पीपल गॉट एब्जॉर्ब्ड इन मटेरियलिज्म और प्रकृति से पूरे तरीके से दूर हो गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनके अंदर जो ईमानदारी, शालीनता और हृदय की पवित्रता थी उसने वासना और विलासिता को उत्पन्न कर दिया है। मतलब अब वो वासना और विलासिता में बदल गई है। अब हम शुरू कर लेते हैं इस पोएम के एक्सप्लेनेशन को। तो जैसा कि मैंने बताया इस पोएम में एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से लेकर ये पूरा एक ऑक्टेव है जिसमें 8 लाइनें हैं। हम यहाँ तक इसको पहले एक्सप्लेन करेंगे, हालांकि इसको लाइन वाइज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए, इस पोएम की शुरुआत स्पीकर की मॉडर्न एज पर यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जनरेशन पर नाराजगी के साथ स्टार्ट होती है और इसकी जो ओपनिंग लाइन है वो आपके सामने है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। वर्ड्सवर्थ का कहना है कि हम लोगों के लिए संसार बहुत ज़्यादा मायने रखता है, हम संसार से बहुत ज़्यादा लगाव रख चुके हैं, ये संसार हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो वर्ड्सवर्थ कहना चाह रहे हैं उसका मतलब ये है कि सांसारिक भौतिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा हम ग्रसित हो गए हैं। ओके, हम लोग सांसारिक और भौतिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा संलिप्त हो गए हैं, इनसे इतने ज़्यादा संलिप्त हो गए हैं कि हमें और किसी चीज़ के बारे में समझ में नहीं आता, ठीक है। लेट एंड सून, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट वर्ड आया है लेट एंड सून। इसका मतलब है भौतिकवाद। भौतिकवाद जो कि अतीत में भी एक समस्या रही है और भविष्य में भी एक समस्या बनी रहेगी। तो पूरी लाइन को एक्सप्लेन करते हैं। वर्ड्सवर्थ का कहना है शुरुआत में कि हम लोग जो हैं उनको इस भौतिक संसार से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है। ये भौतिक संसार हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, हम इसमें पूरे तरीके से संलिप्त हो गए हैं, इसकी भौतिक चीज़ों से, इसके भौतिक संसाधनों से और इसके भौतिक आनंद में हमें बहुत ज़्यादा आनंद आना शुरू हो गया है। और ये समस्या आज की नहीं है, ये सब कुछ आज का नहीं है, ये अतीत में भी रहा था और ये भविष्य में भी बना रहेगा। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इंडल्ग हो गए हैं गेटिंग में, यानी कि जो भौतिक संसाधन है उनको प्राप्त करने के लिए, कमाने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए हम संलिप्त हो गए हैं। एंड स्पेंडिंग, और जो भी हम उसको प्राप्त करने के लिए कमाते हैं उससे ज़्यादा उन चीज़ों को, उन विलासितापूर्ण चीज़ों को प्राप्त करने में, खर्च करने में लगे हुए हैं। वी लिव वेस्ट अवर पावर्स, और इस तरीके से हम जो हैं अपनी शक्तियों को, अपनी जो नेचुरल शक्तियां हैं, नेचुरल पावर है, उसको व्यर्थ कर रहे हैं। ये सब कुछ व्यर्थ है, इसका हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उसकी तरफ बहुत कम ध्यान दे रहे हैं जो हमारा अपना है, जो कि नेचर है। हमें नेचर को अपनाना चाहिए और नेचर से हम पूरे तरीके से दूर हो गए हैं, हमने नेचर को डिप्राइव कर दिया है। ओके, वी हैव गिवन आवर हर्ट्स अवे अ शॉर्टेड वूंड। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वर्ड्सवर्थ का कहने का मतलब ये है कि वी हैव गिवन आवर हर्ट्स अवे अ शॉर्टेड वूंड, हमने अपनी जो आत्मा है, अपना जो हृदय है, उसको त्याग दिया है, उसको गिरवी रख दिया है, ठीक है ना। गिरवी क्यों रख दिया है? अ शॉर्टेड वूंड, यहाँ पर एक फ्रेज आया है शॉर्टेड वूंड, ये यहाँ पर पैराडॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। शॉर्टेड वूंड का मतलब है घृणित वरदान। हमने अपने आप को इन भौतिक संसाधनों से संलिप्त कर दिया है, भौतिक सुख और प्रकृति से दूर होने को
यहाँ पर जो पोइट है वो एक सॉर्डेड बूंद बता रहा है। तो इस तरीके से इन लाइनों में मेटाफर का यूज किया गया है और साथ ही साथ सॉर्डेड बूंद जो है वो आपका एक पैराडॉक्स भी है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ओके, आगे दिया गया है, This sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours. पोइट यहाँ पर हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, प्लीडिंग करते हुए नजर आ रहा है कि हम लोग जो हैं, मॉडर्न सिविलाइजेशन के जो लोग हैं, जो न्यू जनरेशन के जो लोग हैं, वो अब लुत्फ नहीं उठा सकते। किन चीज़ों का? दिस सी दैट बियर्स हर बूशम टू द मून, ये समुंदर जो अपने सीने को चांद तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, चांद से टच करने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब वर्ड्सवर्थ यहाँ पर समुद्र की लहरों को बहुत ज़्यादा ऊंचा बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये कि समुद्र की जो लहरें हैं वो ऐसे ऊंची उठती हुई प्रतीत हो रही जैसे कि वो चंद्रमा को छू रही हों। that will be bowling at ours, और ये जो हवा है बहुत तेज चल रही है, ये जो चलती रहती है और इसकी जो साउंड है, ये आवाज़ है वो हमेशा होती रहती है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर प्रतीत होती है। तो यहाँ वर्ड्सवर्थ इन सीनरीज को यहाँ पर बता रहा है और ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अब क्योंकि हम लोगों ने नेचर से नाता तोड़ दिया है, अपनी आत्मा को गिरवी रख दिया है इस घृणित वरदान के लिए, इस फिजिकल एंजॉयमेंट के लिए, इस वजह से हम प्रकृति के ऐसे सुंदर दृश्यों को भी देख नहीं सकते, हमको ये सुंदर दृश्य भी इंजॉय नहीं दे सकते, हम इनकी प्रशंसा भी नहीं कर सकते। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दिस सी दैट बियर्स हर बोसम टू द मून। यहाँ पर वर्ड्सवर्थ ने जो इस्तेमाल किया है वो पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है, सी को यहाँ पर मानवीकृत किया गया है, ठीक है ना। और आगे वर्ड्सवर्थ यहाँ पर कहते हैं, इस चीज़ का रीजन बताते हैं, एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। वर्ड्सवर्थ यहाँ पर हमें ये बताते हुए नजर आते हैं, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, न्यू मॉडर्न एज है, नए जो लोग हैं ज़माने के, वो कैसे हैं? नाउ एंड आर अप गैदर्ड नाउ, ये लोग कैसे हैं? ये इकट्ठे हैं, एकत्रित हो गए हैं, लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। तो वर्ड्सवर्थ का कहने का मतलब ये है, यहाँ पर शिमिली का इस्तेमाल किया है, जो न्यू एज है, नए लोग हैं, इनको वर्ड्सवर्थ स्लीपिंग फ्लावर्स बताता है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये लोग जिंदा तो हैं, जीवित तो हैं, ये चल रहे हैं, लेकिन एक स्लीपिंग फ्लावर्स के तरीके से हैं, जिनकी आत्मा मर गई है और ये किसी चीज का लुत्फ नहीं उठा सकते, ठीक है ना। फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, और ये सब इसलिए है क्योंकि हम इन सभी चीज़ों के लिए, जो भी अभी ऊपर चीज़ें हमने डिस्कस की, नेचुरल जो फिनोमेना हमने डिस्कस किए, उन सभी चीज़ों के लिए हम क्या हो गए हैं? आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं। आउट ऑफ ट्यून का मतलब है कि हम इन चीज़ों की प्रशंसा नहीं कर सकते, इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, हम इन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी एक शब्द कहना नहीं चाहते, इन चीज़ों से हमारा लगाव बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ठीक है। इसके बाद में हमारा 1 2 3 4 5 6 ये सेस्टेट स्टार्ट होता है, जो कि 6 लाइन का है और ये पेट्रास एंड सोनेट का ही स्ट्रक्चर है। आगे पोइट बोलने की कोशिश कर रहा है, इट मूव्स अस नॉट, और ये सारी चीज़ें अब हमें प्रभावित नहीं करती। कौन सी सारी चीज़ें? जो नेचुरल फिनोमेना है वो हमें प्रभावित नहीं करते। नेचर भी हमसे अब इम्परफेक्ट हो गई है, इंडिफरेंट हो गई है, क्योंकि हमने नेचर से नाता तोड़ दिया है। ग्रेट गॉड आइड रेदर बी अ पैगन शकल। यहाँ पर जो पोइट है वो आकांक्षा व्यक्त करता है, इच्छा व्यक्त करता है कि वो क्या बनना चाहता है, वो एक पैगन बनना चाहता है। पैगन बेसिकली ओल्ड एंशियंट क्रिश्चियनिटी है, जो एक सिविलाइजेशन थी जिसमें लोग बहुमूर्तिवाद हुआ करते थे, यानी कि एंशियंट पुजारी बनना चाहता है, जिसको लोग भूल गए हैं, यानी जिस धर्म को लोग आज भूल गए हैं, जो धर्म बहुत पुराना है, जहाँ पर लोग मूर्तियों की पूजा करते थे। बेसिकली यहाँ पर देखिए, अभी जो क्रिश्चियनिटी है वहाँ पर सिर्फ जीसस क्राइस्ट की पूजा होती है, लेकिन जो पैगन यहाँ पर जो टर्म दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो ओल्ड क्रिश्चियन सिविलाइजेशन थी वो बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा किया करती थी, जो मूर्ति पूजक थे, ठीक है। तो यहाँ पर वो अपने आप को पैगन बनाने की आकांक्षा व्यक्त करता है, और वो ऐसा इसलिए कहता है, सो माइट आई हैव स्टैंडिंग ऑन द प्लीजेंट लिया, क्योंकि मैं जब इस समुद्र पर स्टैंडिंग खड़ा हूँ, इस समुद्र के किनारे जब मैं आऊँ तो मैं क्या करूँ? यहाँ पर सुखद अनुभव करूँ, और इस सारी चीज़ों से मुझे कष्ट महसूस नहीं हो जो कि आज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ।
और वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि ये जो पैगन थे, ये ओल्ड जो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन के लोग थे, ये नेचर के बहुत ही ज़्यादा करीब थे, नेचर से इनका बहुत ज़्यादा लगाव था। इनको मालूम था कि नेचर की किस तरीके से हिफाजत की जाती है और नेचर से ये बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। ठीक है। हैव ग्लिम्पस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न। जब मैं समुद्र के किनारे आऊँ तो मेरे ऊपर दुख की एक भी परछाई नहीं हो और मैं बहुत ही खुश महसूस करूं। यहाँ पर वो कहता है हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी और हियर ओल्ड टाइटियन बिलो द रीथ बॉर्न। यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ ग्रीक माइथोलॉजी से टर्म उठाए गए हैं, ठीक, कि वह एक ऐसे स्थान पर खड़ा है, वह एक ऐसे स्थान पर खड़ा है जहाँ पर उसे समुद्र का नज़ारा स्पष्ट रूप से दिखता है। ठीक है ना, क्योंकि उसने समुद्र का जिक्र पहले ही कर दिया है। तो वो कहता है कि वो एक ऐसी जगह पर खड़ा है जहाँ से समुद्र का नज़ारा स्पष्ट दिखता है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आया है प्रोटियस। प्रोटियस जो दिया गया है, और प्रोटियस और जो ट्राइटॉन, ये दोनों जो टर्म है ये ग्रीक माइथोलॉजी से उठाए गए हैं। ठीक है। और जब वो समुद्र के किनारे खड़ा होता है तो इनके चित्र उसके सामने आ जाते हैं, इनके जो चित्र हैं वो इसके सामने आ जाते हैं। और वो ये कामना करता है कि यदि वह भी एक मूर्ति पूजक होता, मतलब क्या होता, वो भी एक पैगन होता, तो वह प्रोटियस जैसे जंगली देवताओं को देखता जो कि कई आकार ले सकते हैं। ठीक है ना। प्रोटियस बेसिकली क्या है, प्रोटियस और टाइटैनिक ये दोनों ही ग्रीक मैथोलॉजी की गॉड हैं। और टाइटन एक जिजेंटिक गॉड है जिसका आधा पार्ट फिश का होता है और आधा पार्ट मनुष्य का होता है। ठीक है, जो कि कई आकार ले सकता है। टाइटन जो है वो एक मरमन की तरह दिखते हैं। और टाइटन समुद्र के ग्रीक देवता पोसीडोन का पुत्र था। उसके पास एक शंख था जिससे वह लहरों को उत्तेजित करने के लिए और शांत करने के लिए बजाता था। ठीक है ना। और जो प्रोटियस है उसको एक पावर भी थी, उसके अंदर एक ऐसी शक्ति थी जिससे वो भविष्य देख सकता था। तो इस तरीके से वो इन सारी चीज़ों को देखने की कल्पना करता है जब वो पैगन बन जाएगा, क्योंकि पैगन जो थे उनको नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो बेसिकली इस पूरी पोएम में वर्ड्सवर्थ ने जो हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो आधुनिक समाज है, उस पर व्यंग्य किया है। उसकी जो स्पिरिचुअलिटी खत्म हो गई है, उसका नेचर के प्रति जो लगाव खत्म हो गया है, उसको यहाँ पर एनोट किया है, उस पर गुस्सा व्यक्त किया है, उस पर क्रोध व्यक्त किया है उसने। और मटेरियलिज्म पर काफ़ी ज़्यादा उसने यहाँ पर भाषण दिए हैं। तो आई थिंक ये पोइम आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी।